नहीं राजीव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और स्थिति ये है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, अगर आप गौर से देखें 2014, 19 और यहाँ तक प्रधानमंत्री के आप 1000 भाषणों को उठा लें तो उसमें आपको कम से कम 5000 झूठ मिलेंगे। यानी प्रधानमंत्री की सबसे शानदार जो ताकत है वो है झूठ पे झूठ जड़ते हुए अपना गुणगान करना या अपना प्रचार करना या विरोधियों के ऊपर झूठे आरोप लगाना, उनका चरित्र हनन करना। और अब देखिए इसकी पराकाष्ठा है ये। पाप से बड़ा कोई शब्द नहीं है। पाप किसके लिए? जनादेश को आपने पाप कहा, लोकतांत्रिक पूरी प्रक्रिया को पाप कहा, लोकतांत्रिक भावना को पाप कहा, संविधान को पाप कहा। और मैं आपको बताऊं कि पाप का स्तर क्या है। सबसे जो गलती होती है उसे उसे भूल कहते हैं। जैसे भूल भूल बस भाई, हमसे कोई चीज भूल हो गई, सबसे छोटी चीज है। भूल का क्या समाधान है? भूल को सुधार लो। दूसरी स्थिति क्या होती है? उसे कहते हैं गलती। और गलती यह है कि उसमें कुछ सेंस तक डेलिबरेटली किया जाता है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड की चीज होती है। तीसरी चीज होती है अपराध। अपराध जो है वो भी गलती है, लेकिन उस पर पनिशमेंट है। और पनिशमेंट भी दो कैटेगरी का है। एक पनिशमेंट ऐसा है जिसमें सिर्फ जुर्माना दिया जाता है और दूसरे में जेल का भी प्रावधान होता है। और अंतिम कैटेगरी है पाप। पाप की कोई सजा नहीं है। दुनिया के किसी भी समाज में, दुनिया की किसी भी संस्कृति में पाप की कोई सजा नहीं है। हम लोगों के यहां भारतीय संस्कृति में कहते हैं पाप का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है प्रायश्चित। और इस बार देश की जनता इनको प्रायश्चित करने के लिए भेजने वाली है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, बिल्कुल ठीक कहा लाल साहब ने भी और प्रशांत ने भी। मैं उन्हीं बातों को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है प्रधानमंत्री के साथ। सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जिस प्रधानमंत्री को यह लगता था कि हमने लोगों को लाइन में खड़ा करा दिया नोटबंदी के समय में, तब भी हमें नुकसान नहीं हुआ राजनीतिक तौर पे। हमने लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलवा दिया कोरोना लॉकडाउन के समय में, तो भी हमें नुकसान नहीं हुआ। हमने ताली थाली बजवाई तो भी हमें नुकसान नहीं हुआ। यानी जनता हमारे झूठ पे न्योछावर है। हम जो चाहे जितना चाहे झूठ बोलते रहें, जनता ताली बजाएगी। मानो तमाशा देख रही है जनता। चुनाव प्रचार नहीं देख रही, देश के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुन रही, उनका पास्ट और फ्यूचर का प्लान नहीं देख रही, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि प्रधानमंत्री कितनी बढ़िया झूठ बोल लेते हैं। आज चलो आज सुनते हैं प्रधानमंत्री का झूठ। यानी इस तरह का अगर चुनाव प्रचार आप करना चाहते हैं तो ये कब करेंगे आप? जब आप बुरी तरह से बदहवास हैं, आपके पास कोई पॉजिटिव बात कहने को नहीं है। जो हमारे अन्य साथियों ने कहा कि आपका निगेटिव कैंपेन चला जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की तारीफ करें, दे हमें वो ऐसे अल्फाज और ऐसी बातें और ऐसी चीज, ऐसा नैरेटिव दे कि हम कहें नहीं साहब आज तो प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया ये जवाब दिया है, बहुत बढ़िया ये बात कही है। मिल ही नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह से तो भी नहीं मिल रहा। क्यों भाई? इतने बड़े नेता हैं आप, इतना बड़ा जनादेश लेके आए हैं, आपकी कीर्ति पताका में तो एक से एक चीजें जड़ी पड़ी है। देश विदेश परदेश में न जाने कहां कहां आपने नाम पैदा कर दिया भारत का। न जाने कितना शगुफा इस तरह का छोड़ा है आपने जिससे जनता मुतमईन है। क्यों नहीं चीजें मुझे दिख रही हैं? इसलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि इन्होंने जितनी चीजों की प्लानिंग, इनको ये लग रहा था कि बस मोदी 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 की लहर है, मोदी का जादू है, फलाना ढिकाना, मीडिया हमारी मुट्ठी में है। जो लेगेसी मीडिया है हमारी, वो हमारी मुट्ठी में है। सारे संस्थान डेमोक्रेसी में आप देखिए कि डेमोक्रेसी का कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको बारे में हम कह सकें कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10 सालों में वो और हेल्दी हुआ है और डेमोक्रेटिक हुआ है। हम ए टू जेड सारे के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ये कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल में वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज हुआ है। अब आखिरी चीज क्या बची है? आरक्षण। आरक्षण को अगर ये खत्म नहीं करेंगे, तो जो इनकी मूल कल्पना, जहां से इनका जन्म होता है, जो इनका डीएनए है, ये अपने डीएनए के नियम के हिसाब से काम ही नहीं करेंगे। सोच के बैठे हैं, तैयारी करके बैठे हैं, हाँ भाई सबसे पहले हमें ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। और ये कभी नहीं कहेंगे। और इनकी यहां तो परंपरा ही रही है कि एक आदमी बोलेगा कुछ, दूसरा आदमी बोलेगा कुछ, तीसरा आदमी बोलेगा कुछ। कितने ही मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हम लोग ये सब बातें कह सकते हैं।
जी। तो ये अगर इस तरह की बहकी हुई बातें कह रहे हैं तो सीधा सीधा इसकी वजह यह है कि इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, इन्हें खिसकती हुई दिख रही है। इन्हें दिख रहा है कि जनता हमारे भरमाए में नहीं आ रही है और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। क्या कहें इनके बारे में, कहने को शब्द नहीं सूझते हैं। क्यों भाई, क्या ऐसी आपकी लाचारी और मजबूरी है? आप देखिए, अभी अभी कैंपेन में दो दो चरण हो गए, तीसरे चरण के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप बताइए, इनके कैंपेन में फ्रॉम डे फर्स्ट से आज तक, यानी जब से चुनाव की घोषणा है उसे हम लोग डे फर्स्ट कहते हैं, आज तक बताइए, अगर हम एक बीजेपी के बड़े अनन्य समर्थक बन करके भी सोचने की कोशिश करें तो इनके कैंपेन में कहां कहां हमें पॉजिटिव चीजें दिखाई दी हैं। और आपने कल परसों भी कहा था, प्रशांत ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अब इनके पास एक ही दांव बचा है, ये इमोशनल हो जाए। दीपक जी ने भी कहा था, एक वो दांव बचा है, दूसरा एक और दांव बचा है, वो भी एक महाब्रह्मास्त्र है बीजेपी के पास। भगवान न करे लेकिन कहीं ना कहीं से इस तरह के हिंदू मुस्लिम दंगे की भी दांव खेली जा सकती है। जब आपके हाथ से सारी सल्तनत छीनने जा रही होती है तो आप कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। दुर्भाग्य होगा इस देश का, लेकिन हम में से यहां कोई भी बैठा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसको रूल आउट किया जा सके, कि इनके स्कीम ऑफ थॉट में वो भी एक प्लानिंग हो सकती है कि कहां हम किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किस तरीके से हम ऐसी चीजें करें और उसके बाद हम नैरेटिव को ले उड़े। क्योंकि इनके समझ में आ रहा है कि भाई पिछली बार तो बालाकोट की वजह से हमें हमें जो फायदा मिला था, तो अब उसी तरह की चीज इनको, उनका एकमात्र वही बचा हुआ विकल्प है, उसको अभी से लेकर के 7वें चरण तक जितना ये चाहे आजमा ले। अदरवाइज पूरा का पूरा नैरेटिव इनके खिलाफ है और ये बातें बड़ी आसानी से दिख रही हैं। आप मुझे बताइए ना कि आगे जो जिस जिस नेता की इतनी पॉपुलैरिटी है, जो हमेशा हर समय तो लहर में ही रहता और हर समय जादू में ही रहता, तो अभी कहां गायब है? अभी जो है वो इनर करंट कहां है ऐसा जो इनके खिलाफ जा रहा है? क्यों जाना चाहिए? इनका बस चलता तो इस बार तो यूपी के 80 की जगह 100 सीटें, 80 में से ही 100 जीत देते, तभी तो 400 पहुंचते। तो जिस व्यक्ति की टर्मिनोलॉजी, जिस व्यक्ति की भाषा, जिस व्यक्ति का सोच चिंतन, जिसका ग्रामर, जिसकी कैलकुलेशन इस ढंग की है, उस व्यक्ति को अगर अपने पैर के नीचे से जमीन खिसकती दिख रही तो सोचिए वो कितना बदहवास होगा। और ये सारे के सारे उनकी बातें बदहवासी से भरी पड़ी है। दिन भर में 5 जगह भाषण देते हैं, 5 जगह के भाषणों में डिफरेंट डिफरेंट तरह की बदहवासी दिखती है। पर अगर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहें, जिस बात को प्रशांत ने कह के छोड़ा है मैं उसी को क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहूं, एक तरफ विपक्ष का सीधा सीधा कहना है हम विकेट पे गेंद फेंकेंगे, विकेट पे आने वाली गेंद के शॉट्स हम खेलेंगे। इस दुनिया की वाइड गेंद ये फेंक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, बाउंसर फेंक रहे हैं फालतू का सिर के 10 फुट ऊपर से, उसके उसके दबाव में विपक्ष नहीं आ रहा है। सीधी सपाट बात है और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है भारतीय राजनीति के लिए। आइंदा के लिए जो भी पार्टी विपक्ष में बैठी होगी उन व्यक्तियों के लिए भी ये चुनाव बहुत अच्छी नजीर पैदा कर रहा है कि सीधे सीधे मुद्दे की बात कीजिए। इन्हीं लोगों के लिए भी, इनके लिए मुद्दे की बात कर रहा है। अभी हाल में आपके यहां किसी ने ये बात कही थी कि आप आगे चल करके एग्जामिन कर पाएंगे कि हाँ साहब, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन आपने अपनी घोषणा पत्र में जो जो बताइए आपकी परफॉर्मेंस कहां है। इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। एक तरफ जब लोकतंत्र इतना इतना पतनशील हो, दूसरी तरफ इतनी खूबसूरत बात हमारे सामने आई है कि चुनाव मुद्दे पर हो रहा है, चुनाव मैनिफेस्टो पे हो रहा है, जनता जान रही है मैनिफेस्टो क्या है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इस पूरे के पूरे धुंध में भरे माहौल में। और आगे चल करके ये चीज दूसरे लोगों की मदद करेगी, सिखाएगी लोगों को